बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की रोशनी हल्की हल्की सी फैल रही थी। मैं हमेशा से ही जल्दी से उठने की आदी हुआ करती थी, इसीलिए आज भी हस्ब मामूल मेरी आंख जल्द ही खुल गई थी। मैंने नमाज फज्र अदा की और साथ ही कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। मेरी ये पक्की आदत बन चुकी थी कि जब तक मैं तिलावत नहीं करती थी पूरा दिन बेचैन और बेसुकूनी से गुजरता था। अम्मा हमेशा की तरह बड़े से पतीले में दाल डालते हुए उसे अच्छी तरह से बंद करते हुए भाई की मदद से अब्बा की रेड़ी जिसे धकेल कर सुबह के वक्त अब्बा घर के सहन में ला करते थे उस पर रख देती थी, क्योंकि अब्बा के काम का वक्त हो गया था। पिछले 20 सालों से उनकी यही रूटीन थी। चावलों का पतीला भी उठाकर रेड़ी पर रखा। हम लोग नाश्ता फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद कर लिया करते थे। मेरे कॉलेज का वक्त भी होने वाला था। मैंने बैग कांधे पर डाला और तनवीर भाई से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ना है। वो बाइक निकाल रहे थे, उन्हें भी यूनिवर्सिटी पहुंचना था। गो कि अब्बा की आमदनी हमेशा ही बहुत माकूल रही थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने का जुनून की हद तक शौक रहा था। इसीलिए हम दोनों की तालीम पर वो खुसूसी तवज्जो दे रहे थे। अब्बा अपनी रेड़ी को देखते हुए अपने मखसूस ठिकाने यानी कि नीम के पेड़ की तरफ जा रहे थे। वो गुज़िश्ता 20 सालों से इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर दाल चावल बेचते थे और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा नाम सहर है और मैं थर्ड ईयर की तालिबा हूँ। तालीमी मैदान में कामयाबी के कारनामे सरअंजाम देते हुए मजीद पढ़ने की अभी ख्वाहा हूँ और हमेशा की तरह अब्बा की सपोर्ट मेरे साथ है। फिर तनवीर भाई जो मुझसे 2 साल बड़े हैं वो भी पढ़ाई में मेरा मुकम्मल तौर पर साथ देते हैं। अम्मा घरदारी में ताक हैं। वो अकेली ही अभी तक सारे काम खुद कर लेती हैं ताकि मैं अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सकूं। आज कॉलेज पहुंचते ही ये खबर मिली कि फर्स्ट ईयर की नई तालिबा आनसा मरियम ने खुदकुशी की कोशिश की है, लेकिन वो बच गई है। अब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मेरे जहन में उस मासूम सी बच्ची का सरापा घूम गया। उसे अभी इस कॉलेज में आए हुए 3 से 4 माह ही हुए थे, लेकिन वो न जाने मुझे हमेशा से ही ऐसे लगता था जैसे वो कुछ खोई खोई सी रहती है। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और किताबें और शायरी वगैरह पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे शायरी से हमेशा से ही बहुत शगफ रहा है। अभी 1-2 सत्रें ही पढ़ी हुई थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फरीहा भी वहीं पर पहुंच गई। वो मुझे तंग करने लगी कि इतनी शायरी पढ़ने की हरगिज कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर को तुमने कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर लग जाना है। और मैं हमेशा से ही उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल दिया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अपने सामने वाले टेबल पर बैठी हुई आनसा मरियम पर पड़ी, तो न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे वो रो रही है। मेरा तो दिल बहुत नर्म था। किसी की भी तकलीफ को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी टेबल से उठी और उसके पास चली गई। क्या हुआ है आंसा, किस लिए रो रही हो? उसने पहले तो मेरी बात का कोई खास तवज्जो न दी, लेकिन जैसे ही मैंने 3 से 4 दफा पूछा तो वो मेरी तरफ बड़ी बेचारगी से देखने लगी। लेकिन फिर अपनी किताबें उठाई और लाइब्रेरी से बाहर चली गई। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई। ऐसा 3 से 4 दफा हुआ। हमेशा मैंने उससे उसके गमों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ही मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए और मेरे जहन से वो मासूम सी लड़की निकल गई। लेकिन आज जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुई तो ये खबर किसी बॉम्ब की तरह मेरे जहन पर लगी थी। मैं अपनी क्लास में जाने के बजाय उसकी क्लास में गई कि चलो किसी से तो उसके बारे में पूछूं, शायद कुछ तो पता चल जाएगा। लेकिन उसकी क्लास फेलोज उसके बारे में बात ही करना पसंद नहीं कर रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बस इतना ही हुआ कि मैं उसके घर का एड्रेस लेने में कामयाब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पूरा दिन गुजारा। वापसी पर तनवीर भाई को सारी बात बताई और फिर वो बेचारे शदीद थकावट के बावजूद मेरे साथ चलने को तैयार हो गए थे। उसका घर कॉलेज से कोई 4 मील के फासले पर था। भाई को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन घर भर की लाडली बेटी होने के बिना पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बड़ी तंग सी गली में उसका घर था। घर भी क्या था, एक कच्चा कोठा सा था। बहुत छोटा सा घर जिसके दरवाजे पर एक जाली का पर्दा था। मैंने भाई की तरफ देखा, वो मेरी बात समझ गए और फिर बाइक से उतरकर उसी गली के एक मर्द से उसके घर के बारे में पूछा। वो भाई को सर से पैर तक देखने लगा, लेकिन फिर कहने लगा कि ये घर जिसका है उसने कल रात खुदकुशी की कोशिश की है। अभी वो अस्पताल में है। सुना है कि उसके बचने की कोई चांसेस नहीं है। ये सुनने की देर थी कि मेरे आंसू टप टप बहने लगे। अच्छा भाई साहब, आप ये बता सकते हैं कि वो किस अस्पताल में है? सो मैंने कहा। वो बेरुखी से बताते हुए आगे को चल गया। चलो बैठो, सिविल अस्पताल से यहाँ से दूर नहीं है। वो बाइक को स्टार्ट कर चुके थे। मैं भी जल्दी से बाइक पर बैठ गई। उसी लम्हे मुझे भाई पर बड़ा प्यार आया था कि इस मौसम की परवाह किए बिना ही
कैसे वो अपनी बहन का साथ दे रहे थे। आधे घंटे के सफर के बाद हम लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन सामने से पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी देखकर भाई ने मुझे एक तरफ कर दिया। वो खुद आगे गए। कुछ देर के बाद वापसी हुई तो कहने लगे कि सहर, तुम्हारी सहेली की वफात हो गई है। पुलिस तफ्तीश करने में मसरूफ है, मैयत पुरसा के हवाले नहीं कर रही। जाहिर है पोस्टमार्टम होगा, फिर कहीं जाकर जान छूटेगी। भाई क्या कुछ कह रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था। मैं तो महज सोच ही सकती थी, मैं एक दफा उसे देखना चाहती थी। भाई ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा, लेकिन वो मेरा बाजू पकड़कर बाइक तक ले आए। ऐसी केसेस में जितना दूर रह सकती हो रह लेना चाहिए, वरना मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। भाई की बात मैं काफी हद तक समझ चुकी थी, इसीलिए मजीद बहस करने के बजाय चुपचाप बाइक पर बैठकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। जितना रोना है रो लो, लेकिन उस लड़की का नाम मत लेना, वरना हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। भाई बाइक चलाते हुए मुझे समझाने लगे थे। मैं इस वक्त तो अपने हवासों में नहीं थी, इसीलिए खामोशी से घर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। अब्बा का ठेला चांदनी चौक वाले कॉलेज के बाहर बड़े से नीम के दरख्त के नीचे लगा करता था। भाई जानते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए उस वक्त मुझे जानबूझकर चांदनी चौक में से गुजारते हुए पाए अब्बा बड़े जांफेशानी के साथ काम करने में मसरूफ थे। भाई ने बाइक रेड़ी के पास रोकी और मुझे रेड़ी के पिछली तरफ लगी हुई 6 कुर्सियों और मेज पे बिठाते हुए दूसरी तरफ को निकल गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो उनके हाथों में गाजर का ताजा जूस था। एक गिलास उन्होंने मुझे दिया और दूसरा अब्बा को। वो बेटे की ऐसी फर्माबरदारी पर हमेशा ही बड़े खुश हुआ करते थे। अब्बा आप कुछ देर आराम करें, रेडी मैं देख लेता हूँ। तनवीर भाई काम में मसरूफ हो गए और अब्बा मेरे मुंह की तरफ देखते हुए मुझसे पूछने लगे कि दिन कैसा गुजारा, पढ़ाई वगैरह वगैरह। मैं सर झुकाए बस क्लास की तरफ ही देखे जा रही थी। अब्बा के फिर से पूछने पर मैंने उनको बताया कि आंसा की मौत हो गई है। वो कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिर उसे अल्लाह की रजा समझते हुए मुझे तसल्ली देने लगे। आज बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन न जाने कैसे एकदम से लगा कि स्याह बादल आ गए और ठंडी यखबस्ता हवाएं चलने लगी और नीम का ही पुराना दरख्त झूमने लगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये दरख्त खुशी से नहीं बल्कि किसी की तकलीफ से झूम रहा है। अब दरख्तों की जबान मुझे तो आती नहीं थी, इसीलिए मैंने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और चुपचाप गाजर का जूस पीने लगी। मेरे जूस पीने तक अब्बा भी फारिग हो चुके थे और सारा सामान बिक चुका था, इसीलिए अब वो हमारे साथ ही घर जाएंगे। मगरिब की अजानें भी हो चुकी थी। भाई ने अब्बा की रेडी उसी सड़क से बाहर निकाल दी। हम दोनों बहन भाई बाइक पर बैठकर वापस आ गए। घर आने तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। सारे घर वाले बड़े परेशान हुए थे कि आखिर क्या हुआ है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी, आंखें जैसे बहुत भारी हो रही थी। अंधेरा सा छा रहा था, इसीलिए मैं कंबल लेकर लेट गई। सारे ही बहुत परेशान हो गए थे। डॉक्टर को घर बुलाया गया। वो जरूरी इलाज करते हुए चला गया। इसके बाद मुझे 3 दिन तक बुखार रहा। कुछ होश नहीं रही थी सिवाय इस बात के कि आंसा ने इतना भयानक कदम क्यों उठाया था। चौथे दिन मैं कॉलेज गई और मुझे लगता था कि सब कुछ एबनॉर्मल होगा, सारे लोग आंसा की बातें कर रहे होंगे, उसके गम में पागल होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सारी दुनिया ही खुश थी सिवाय मेरे। मेरे दिल में एक पछतावा था कि काश वो मुझसे पहले इस मामले पर एक दफा ही सही मगर मुख्तसर सी बात तो कर लेती। लेकिन काश, ये काश का लफ्ज ही हमारी जिंदगियों से निकल जाए तो हमें काफी हद तक सुकून मिल सकता है। मेरी आंखों से आंसू ही खत्म नहीं हो रहे थे। अखबारात में भी सुर्खियां अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए लगती रहीं, लेकिन किसी को भी खुदकुशी के बारे में असल वजह का पता नहीं चल सका। हाँ, जिस बात ने मुझे परेशान कर दिया था वो ये थी कि मैं जब भी आंसा को याद करती थी तो उसी वक्त मेरे सर में शदीद दर्द होती थी। उसकी मौत को 1 माह का अरसा गुजर चुका था और रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। लेकिन ये मेरा महज वहम ही था कि वो मेरी जिंदगी से भी निकल चुकी है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में मेरी जिंदगी में आखिरी सांसों तक रही। 2 माह के बाद मेरे भी पेपर शुरू हो गए। मैं पूरी यकसुई के साथ पढ़ाई में मसरूफ हो गई थी। देखते ही देखते 10 दिन में पेपर्स भी खत्म हो गए। अब मैं घर में थी। बड़ी फुर्सत के दिन थे, कोई काम नहीं था। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना, बस यही 2 काम थे। 1 माह की छुट्टियों के बाद कॉलेज दोबारा से खुले। आंसर का ख्याल भी मेरे जहन से निकल चुका था। मेरे जहन में अब उसका नाम तक नहीं आता था। मैं 4th ईयर में हो चुकी थी और इसीलिए मुझे अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी ताकि आगे यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो सके। हमारा घर चूंकि किराए पर था, लेकिन 20 सालों में अब्बा ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अपना घर बना सकें। मेरे कॉलेज वाली गली में ही एक घर सेल हुआ था। घर बड़ा अच्छा बना हुआ था।
ہمیں بہت اچھا لگا، بس ابا نے ہم سب کی رضامندی سے وہ گھر خرید لیا۔ بہت مہنگا نہیں تھا اور نہ ہی بہت سستا تھا، لیکن بہترین بنا ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس گھر کے صحن میں ایک نیم کا درخت بھی تھا، جس کی گھنی چھاؤں گرمیوں میں بہت زیادہ فائدہ دینے والی تھی۔ گھر ہمیں بڑا پسند آیا تھا، اسی لیے اسی ماہ کے آخر تک ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس میں سب سے بڑھ کر جو مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں میرا الگ سے ایک کمرہ تھا۔ بھائی بھی تقریباً پڑھائی سے فری ہو کر دن رات جاب کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن ان کو جب بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ملازمت نہیں ملی تو انہوں نے ابا کے ساتھ دال چاول ہی لگا لیے کہ ہمیں کسی کو خدمات جو دینی ہے تو کیوں نہ میں خود ہی اپنے باپ کے اس انداز میں خدمت کر سکوں۔ ماشاءاللہ کام پہلے سے بھی بہت اچھا چل پڑا تھا۔ پھر بھائی نے اس میں جدت پسندی کو شامل کرتے ہوئے برگر شوارما بھی لگا لیا۔ بس ہمارے تو دن ہی پھر گئے تھے، بہت اچھا کام چل رہا تھا۔ میں بھی کالج جانے لگ گئی تھی۔ اب تو اسی گلی میں کالج تھا، اسی لیے میرے آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ شام کو میں لازمی چھت پر کچھ دیر کے لیے ٹہلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کھلی فضا ہمیشہ سے ہی میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی اپنی کتابیں اٹھائے میں چھت پر آ گئی، لیکن آج میں عصر نہیں بلکہ مغرب کے بعد آئی تھی۔ موسم بدل چکا تھا، ہوا پہلے سے کافی نرم لگ رہی تھی۔ کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے میں اپنے صحن میں لگے ہوئے اس نیم کے درخت کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں ابا کی ریڑھی والے نیم کے درخت اور اپنے گھر میں لگے ہوئے اس نیم کے درخت میں کچھ مجھے ملتا جلتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اسی لیے میں کتابیں کھول کر پڑھنے لگ گئی۔ لیکن میں تو کتاب کا صفحہ نمبر 15 پڑھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے 120 کھل جاتا تھا۔ میں جیسے ہی 15 پہ جاتی دوبارہ سے وہی صفحہ کھل جاتا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا اپنا ہی ہاتھ لگتا ہے تو یہ صفحہ کھل جاتا ہے۔ بڑی دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ میں تنگ آ گئی تھی کیونکہ صبح میرا ٹیسٹ تھا اور مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ اسی لیے پریشان ہوتے ہوئے میں نے کتابیں اٹھا کر نیچے آ گئی۔ جیسے ہی نیچے آئی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کتابیں اپنے کمرے میں رکھی اور اماں کے ساتھ کچن میں آ گئی، جہاں وہ کھانا تیار کرنے کے بعد آرام سے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر نیند دراز ہو گئی۔ ارے سحر، یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ چلو یہ کھانا کھاؤ اور جا کر آرام کرو۔ کالج سے واپس آ کر بھی ان کتابوں میں سر دیے رکھتی ہو۔ تمہیں کوئی اپنی صحت کی فکر ہے یا نہیں؟ ارے میری پیاری امی جان، یہ میری ماں کو نا اپنی اولاد ہمیشہ کمزور ہی کیوں لگتی ہے؟ دیکھے، میری تو اچھی خاصی صحت ہے۔ ہاں ہاں پتا ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابا اور بھائی بھی آ گئے۔ پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ مجھے کھانے کے بعد فوری طور پر دودھ پینے کی عادت تھی، اسی لیے میں نے دودھ کا گلاس لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی بند رہتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ اسے کھول دوں تاکہ ہر وقت کمرے میں رہنے والے حب سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی، لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ صحن میں یا گلی میں لگے ہوئے نیم کے درخت میں سر ایک درخت گلی میں بھی لگا ہوا ہے۔ ہیں؟ یہ کب لگا؟ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ اس گلی سے تو میں روز ہی تقریباً گزرتی ہوں، کیونکہ فریہ کا گھر اسی گلی میں ہے۔ تو پھر یہ درخت مجھے پہلے کیوں نظر نہیں آیا؟ لیکن بات اگر یہیں تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ لیکن بات تو پریشانی والی تھی کہ اس نیم کے درخت کے پتوں میں سرخ رنگ کے قطرے سے نظر آ رہے تھے۔ اب یہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا کچھ اور، لیکن میں نہیں سمجھ سکی کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی میں اس درخت کے بارے میں مزید سوچنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی نیم کے درخت کے ایک کے بجائے میرے دیکھتے ہی دیکھتے 4 ہو گئے۔ وہ چاروں ایک ہی قطار میں کھڑے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے کھڑکی پر بند کر دی، لیکن دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، سر میں پھر ویسی ہی درد شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ میں نے ابھی دیکھا تھا یہ کسی کو بتانے کا کچھ فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی بتاتی تو وہ یہی کہتا کہ محض خواب دیکھا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو گئی۔ آدھی رات کو گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ پانی پینے کے لیے میں کمرے سے باہر نکلی، کچن کا دروازہ کھولا، پانی کا گلاس ہاتھ میں تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ لبالب کولر سے بھر کر میں نے پی لیا۔ پھر کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی چھت کے اوپر سے دیکھ رہا ہو، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، محض میرا وہم ہی تھا۔ میں کمرے میں آ کر سکون سے سو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے لیے اماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ پانی پینے لگی، لیکن پانی کا ذائقہ ہی کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ اماں، جس کولر سے میں نے رات کو پانی پیا تھا نا، وہ کولر کہاں ہے؟ میں نے پانی کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہمارے گھر میں تو کولر ہے ہی نہیں، ایک ہی تھا، وہ تنویر ریڑھی پر لے گیا پانی کا بھر کر۔ اس کے بعد میں سوچتی ہی رہی کہ اس دفعہ بازار جاؤں گی تو کولر لے آؤں گی، لیکن
मैं ना गई और ना ही कूलर लेकर आई। अम्मा की ये बात सुनकर मेरे गले में जैसे फंदा सा लग गया। अरे अरे, आराम से पानी पियो, ये जग में पानी पड़ा है। अम्मा मेरे पीछे हल्का हल्का सहलाते हुए कह रही थी, लेकिन मेरे दिल में वाकई खौफ बैठ गया था। खैर, सारी फिक्रें एक तरफ रखते हुए मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। फरीहा और मैं अब एक ही साथ आती जाती थी। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि फरीहा पहले से ज्यादा तैयार होकर आती है, खुश भी बहुत है और हर वक्त चहकती फिरती रहती है। लेकिन मुझसे उसने कोई भी बात शेयर नहीं की। लेकिन आज जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो उसने बड़ी मोहब्बत से पीछे मुड़कर देखा। ना चाहते हुए मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था जिसे देख देख कर फरीहा खुश हो रही थी। मैं उसका बाजू खींचते हुए उसे कॉलेज के अंदर लेकर गई। अरे क्या कर रही हो? मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रही है। दर्द की बच्ची, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। 4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए तो अब कॉलेज से फ्री होते ही हमारी शादी तय पा जानी है। वो मुझे बताए जा रही थी और मैं उसके मुंह की तरफ देखे जा रही थी। ये सब कुछ कैसे और कब हुआ? यार, अगर तुम्हारे वालिदैन को पता चला तो? मैं उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी आंखें खोलकर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। अरे, अगर पता चल भी जाता है तो क्या होगा? आखिर को पसंद की शादी की इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है। वो मुकम्मल तौर पर उस लड़के की गिरफ्त में आ चुकी थी, इसीलिए मैं उसे जितना भी समझाती, मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं होना था। इसीलिए खामोशी में ही भलाई थी। वापसी पर भी वो उसको उसी अंदाज में मुस्कुराता हुआ देखते हुए सलाम कर रही थी। मैं सोच चुकी थी कि आइंदा मैं इसके साथ नहीं आऊंगी। मैंने उसे ऐसी ही धमकी दी। मुझे लगता था कि ये मेरी धमकी से घबरा जाएगी और दोस्ती की लाज रखेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो कहने लगी कि जैसे मुझे मुनासिब लगे। मुझे सच में बड़ा दुख हुआ था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, इसीलिए खामोश रही। अब तो कॉलेज में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी जिससे मैं अपने दिल की बात ही कर लेती। दिन गुजरते गए, फरीहा अब कॉलेज भी कम आती थी। अम्मा बताने लगी कि उसकी शादी है। मैं शादी कार्ड का इंतजार करती रह गई, लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आखिर ऐसी भी क्या नफरत। पूरी गली में शामियाने लगे हुए थे। आज फरीहा की मेहंदी थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं उसकी मेहंदी देखने के लिए जाऊं, लेकिन महज एक ही तरीका था कि मैं अपनी छत से सारी मेहंदी देख लूं। मैं अम्मा को बताते हुए छत पर चली गई। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और उन्होंने लड़के लड़की की मेहंदी का बंदोबस्त भी बाहर गली में ही किया हुआ था। हैरत की बात थी, लेकिन सब कुछ हैरान कर देने वाला ही हो रहा था। रात गए तक मेहंदी का फंक्शन चलता रहा। मैं भी सारा फंक्शन देखती रही। फिर थक हार कर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो गली में खड़े एक लड़के पे मेरी नजर पड़ी, जो बहुत ही वजीह था। न जाने क्यों उसे देखते हुए मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो भी मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। दिल धक धक कर रहा था। मैं भागते हुए नीचे आ गई, लेकिन नींद कहाँ थी। अचानक से फरीहा की बात याद आ गई कि जिस दिन उसे मोहब्बत में पड़ोगी तो पूछूंगी कि उससे बचना कितना मुश्किल काम है। हैं? तो क्या मुझे मोहब्बत? अरे नहीं नहीं, पहली ही नजर में मोहब्बत कैसे? मैं किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन सच तो यही था कि मुझे मोहब्बत हो चुकी थी। बेड पर लेटते हुए भी चैन नहीं आ रहा था। सब कुछ बेहद अच्छा लगने लग गया था, जैसे सब कुछ तिलिस्माती हो। गली का वो कोना जहां वो खड़ा था, वो भी अच्छा लग रहा था। पूरी रात मैंने जागते हुए गुजार दी। न जाने रात की किस पहर जाकर मुझे नींद आई थी, लेकिन नींद भी कुछ ऐसी आई थी कि बस जागती ही रही। सुबह उठी तो सर में अजीब सा दर्द हो रहा था। मतलब रात भर जागने का नतीजा अब सामने आ रहा था। आज फरीहा की बारात भी थी, लेकिन शायद मैं कॉलेज से कभी भी छुट्टी ना करती अगर मुझे बुखार ना होता तो। लेकिन इसके बावजूद उस अनजान लड़के को देखने की चाह मुझे गली से बाहर तक ले गई। मैं खुद हैरान थी कि सख्त पर्दे में रहने वाली लड़की किस तरह से इस तरह गली से बाहर निकलने का सोच भी सकती है। हुआ कुछ यूं कि इस तरह के अम्मा और बाकी घर वालों को ये लगा कि शायद मैं अपनी सहेली की शादी पर नहीं जा सकी, तो इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई है। अम्मा कहने लगी कि तुम बड़ी चादर ऊपर ले लो, मैं तुम्हें मिलवा लाती हूँ। बस जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं अम्मा के साथ सख्त तबीयत खराब होने के बावजूद उसके घर चली गई थी। बारात आ चुकी थी, लेकिन मेरी नजरें मुसलसल उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। जैसे रात वो महज मेरा ख्वाब ही हो। मेरा दिल बुझ सा गया। मैं कुछ देर के लिए फरीहा के पास बैठी रही। वो बेहद खुश थी। मैं कुछ देर के लिए बैठी और फिर उसे ढेरों दुआएं देती हुई घर से बाहर आ गई। अभी मैं अपने घर नहीं पहुंची थी कि 1 मिनट रुकी। उसने मुझे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने पाया। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे सारे गम, सारी तकलीफ दूर हो गई थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतरता जा रहा था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी।
अम्मा कुछ आगे जा चुकी थी, लेकिन मेरे कदम तो जैसे वहीं पर जम से गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं घर के अंदर गई, लेकिन अपना सब कुछ वहीं पर ही छोड़ आई थी। उलझी सी तबीयत ने मुझे मजीद उलझा दिया था। खोई खोई सी रहने लगी थी। घर वालों ने इस बात को मेरी सहेली की जुदाई की अलामत समझते हुए इग्नोर किया। अब तो अब्बा अम्मा के साथ अक्सर ही खुसर फुसर करते हुए पाए जाते थे। मेरे जहन में यही था कि भाई की शादी की बातें हो रही होंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल वजह क्या है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। अब फासला इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं बीमारों की तरह चलती हुई आ रही थी। अपने पीछे एक मखसूस सी आवाज सुनी, ऐसी आवाज जिसे मैं सदियों से वाकिफ थी। पीछे मुड़ के देखा तो वही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। सहर, मैं अदील, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरा कदम मजीद तेज हो गए। मैंने घर दाखिल होकर ही दम लिया, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अब्बा और भाई यहाँ रेडी लगाए सामने ही कहीं मुझे देख न लें। मैं घर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अदील का नाम बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। बहुत प्यारा नाम है। बेसाख्ता ही मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। कुछ दिन गुजर गए, इस बात को मैंने उसे एक आम सा लड़का समझा जो इस उम्र में ऐसी हरकतें किया करते हैं। कुछ दिनों तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। हमारा कॉलेज में आखिरी साल था, इसीलिए कॉलेज वालों ने हमारे लिए ट्रिप का बंदोबस्त किया। ट्रिप कहीं और नहीं, मरी जाना था। अब्बा तो किसी भी सूरत में इतनी दूर जाने के लिए मान ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर मेरा सोच कर मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम लोग अलग सुबह ही निकल गए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जाना था। इसीलिए घूमते फिरते हुए हम लोग रात तक वापस भी आना था। बहुत मज़ा आ रहा था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग मरी से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। हम सब लड़कियां बड़ी परेशान हुई कि अब क्या करें। रात का घुप अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। घने दरख्तों वाले जंगलात, जहां दिन दिहाड़े ही डर लग जाए, तो फिर रात के इस पहर में तो बंदा वैसे ही मरने वाला हो जाए। मैं हमेशा से ही अंधेरे से बहुत घबरा जाया करती थी, इसीलिए मेरा सांस लेना जैसे दुश्वार हो रहा था। सारी लड़कियां एक तरफ सुकून से बैठ जाएं, गाड़ी ठीक हो रही है। लेकिन मैम की ये बात मुझे भी तसल्ली न दे सकी। इसीलिए मैं सड़क के किनारे पड़े एक बेंच पर बैठने के बजाय उस बेंच की पिछली तरफ पड़े हुए बड़े से पत्थर पर बैठ गई। सारी ही लड़कियां परेशान थी, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी और ना ही कुछ सोच रही थी, सिवाय इस बात के कि रात के इस पहर अपने घरों को कैसे जाएंगी। मैं तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी, क्योंकि ये सब कुछ जिंदगी में पहली दफा हो रहा था। गुप अंधेरे में पूरी तरह आंखें खोलकर भी देखने से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही मुझे एक मखसूस सी खुशबू महसूस हुई, जैसे अदील मेरे करीब ही कहीं पे हो, लेकिन कहाँ पर ये मालूम नहीं हो रहा था। मैंने सफेद लिबास में ज़ेबे तन एक सराय को अपने करीब आते हुए देखा। वो वाकई वो था। मैं हैरत से उछल पड़ी, लेकिन उसने होंठों पर हाथ रखे हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। वो बस की तरफ बढ़ रहा था। न जाने कैसे उसने चंद मिनटों में गाड़ी को ठीक कर दिया। सारी लड़कियां खुशी से उछल पड़ी और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने लगी। वो भी मैम को कुछ कहने में मसरूफ था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि ये यहाँ तक कैसे आ गया। हम लोग घर पहुंच चुकी थी। जैसे भी पहुंची, सबने खुदा और फिर अदील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बस इस बात के बाद से मेरे दिल में अदील की कद्र कीमत मजीद बढ़ गई थी। मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। मुझे कुछ और तो ना सुझाई देता और ना ही नजर आता। मेरे इम्तिहानात खत्म हो चुके थे और अब कॉलेज जाने वाला सिलसिला भी खत्म हो चुका था। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि मुझे मजीद आगे पढ़ना है, लेकिन अम्मा नहीं मानी, क्योंकि तनवीर भाई की मुलाजमत भी हो गई थी। वो बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में थे। फिर अब्बा अकेले कहाँ कहाँ मेरी ड्यूटियां देते। इसीलिए अब्बा ने भी कहा कि बेटी जितना पढ़ लिया है इतना काफ़ी है। मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैं क्या करती। मुझे उन दोनों की बात माननी पड़ी। अम्मा के दूर के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो अम्मी अब्बा को वहां जाना पड़ गया। अम्मा मैं घर में रह लूंगी, इसीलिए आप मेरी फिक्र मत करें, लेकिन तुम भी साथ चलो, अब्बा कहने लगे। लेकिन फिर ये सोच कर कि फौतगी वाले घर में जाकर अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाया करती थी, इसलिए मुझे ढेरों नसीहतें करते हुए गांव के लिए रवाना हो गए। भाई तनवीर भी इस्लामाबाद गए हुए थे अपने कुछ पेपर्स बनवाने के लिए। मैंने दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए और फिर टीवी चला कर देखने लगी। सुबह के 10 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं ना चाहते हुए भी उठकर गई। मेरे 2 दफा पूछने पे भी कोई आगे से नहीं बोला। कुछ देर के बाद मैं वहीं पर खड़ी रहने के बाद कमरे में वापस आ गई। मेरा जहन बार बार उस रिश्ते की जानिब सोच रहा था जो अभी बना ही नहीं था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अब्बा की कॉल आई कि यहाँ पर एक और फौतगी हो गई है, इसीलिए शायद हमें रात को यहाँ रुकना पड़े। तनवीर अभी कुछ देर तक आ जाएगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। जी अब्बा, आप परेशान ना हो।
मैंने अब्बा को तसल्ली दी। भूख लग रही थी, मैं किचन में आ गई ताकि अपने लिए कुछ बना सकूं। चाय का कप बना और फिर साथ में ब्रेड फ्राई करके खाने लगी। साथ में टीवी पर एक टॉक शो देखने में मगन थी। आज तो वक्त गुजारने का एहसास भी नहीं हो रहा था। शाम के 5 भी बज चुके थे। मैंने तनवीर भाई को कॉल की लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे। दिल को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उनका कुछ देर तक मैसेज आके मैं इस्लामाबाद से निकल गया हूँ, बस रात के 10-11 बजे तक यहाँ घर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कुछ कुछ डर लग रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। आज बादल भी बहुत गहरे हो रहे थे, जैसे बहुत जोरों से बारिश आएगी। हवाएं भी चलनी शुरू हो गई थी। मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए थे। आज न जाने क्यों मुझे नीम के दरख्त से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। हवा के चलने से वो बहुत ज्यादा हरकत कर रहा था, बार बार जमीन पर जाकर लगता था। दूर किसी मोहल्ले की मस्जिद में किसी लड़की के फौत होने की इत्तला आ रही थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि किसके बारे में ऐलान हो रहा है। मैंने दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दी, अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। घर में बिल्कुल अकेली थी और ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा था। न जाने क्यों मैं बहुत खौफजदा हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे घर के सहन में कोई हल्के हल्के से चल रहा है। मैंने उठकर दरवाजे में से हल्की सी तरफ से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे सूखे हुए पत्तों के ऊपर से कोई चल हो रहा हो, और बार बार ऐसा ही लग रहा था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं कंबल लेकर लेट गई, बार बार घड़ी की तरफ देखती। रात के 11 बज चुके थे। भाई का एक मैसेज आया कि बस 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए देर हो गई है। मैंने ओके का मैसेज कर दिया। मैंने दाएं तरफ करवट ली तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बिना सोचे समझे तेजी से कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई, लेकिन बाहर का मंजर देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी, क्योंकि सामने एक निहायत खूबसूरत, बहुत ही सुर्ख रंगत वाला 6 फुट कद वाला एक निहायत शानदार सा मर्द खड़ा हुआ था। मेरी चीखें निकल गईं, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ा और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कमरे में वापस ले गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अगवा हो गई हूँ। ये कोई चोर है जिसने मुझे अगवा कर लिया है। मैं रोई जा रही थी। वो कमरे की कुंडी लगा रहा था। मेरे हवास मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। वो मेरी तरफ न जाने कौन सी नजरों से देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर के लिए उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर वो एकदम से अदील की शक्ल में तब्दील हो गया। ये मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मैं बजाय खुश होने के मजीद परेशान हो गई। घबराओ नहीं यार सहर, तुम मेरा दिन रात इंतजार करती हो और अभी मुझसे ऐसी घबरा रही हो कि ये सब कुछ क्या है? वो मुझसे बहुत लगावट से पूछ रहा था। मोहब्बत वाकई अंधी होती है, लेकिन मेरे मामले में तो मैं ही अंधी हो गई थी। इसीलिए मुझे ये होश ही नहीं रही कि मैं उससे यही पूछ लूं कि वो यहाँ कैसे आया, और पहले तो तुम्हारी कोई और शक्ल थी और अब तुम इस शक्ल में कैसे बदल गए। मैं बल्कि इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसके साथ लगकर रोने लग गई, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहा था और मैं उसमें खोई जा रही थी। कुछ देर तक वो मेरे पास बैठकर उठकर चला गया। मुझे तो ये भी होश नहीं रही कि वो किधर से गया और किधर से आया था। मैं तो बस इसी बात पर खुश थी कि वो यहाँ मेरे पास मौजूद था। भाई रात के 1 बजे दरवाजे पर बेल दे देकर थक चुके थे। मुझे कई 100 कॉल्स की उन्होंने, लेकिन मैं तो शायद सोई हुई दरवाजे पर गई और फिर आकर सो गई। अगली सुबह अब्बा लोग आ गए थे। मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, वो मुझसे पूछ रहे थे। बिल्कुल भी नहीं अब्बा, कोई तकलीफ भी नहीं हुई, बल्कि मैं तो बहुत ही सुकून से सोई थी, मैं उन्हें बता रही थी, क्योंकि मैं वाकई बहुत सुकून से सो रही थी। आगे पढ़ने की बात मैं मुलतवी कर चुकी थी, घरदारी सीख रही थी। अदील से मैं कई मुलाकातें कर चुकी थी, कभी बाग में, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी कैफे में, क्योंकि अब्बा बेचारे तो सारा दिन काम पर होते और भाई बाहर चले गए थे। इसीलिए अब मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। हमारे मोहल्ले से कुछ दूर एक कुकिंग स्कूल था। मैंने सोचा कि वहां पर दाखिला लिया जाए। अब्बा ने बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी थी। फिर तनवीर भाई ने भी बहुत हिमायत की थी। मैं बड़े शौक से उस स्कूल में जा रही थी। हम दो लड़कियां एक ही मोहल्ले में वहां पर थीं। शाम की क्लासेस होती थीं। गर्मियों में तो शाम भी देर से होती थी, लेकिन सर्दियों में शामें भी रातें बन जाया करती थी। हम दोनों ही एक साथ आती जाती थी। एक शाम उसकी तबीयत खराब थी तो मुझे अकेली को ही जाना पड़ा। वापसी पर मगरिब की अजानें हो चुकी थी। जिस मोहल्ले से मैं गुजर कर आती थी वो कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए वहां से बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ता था। अभी मैं उस मोहल्ले में दाखिल हुई थी कि दो आवारा से लड़के मेरे पीछे लग गए। मैं तेज तेज चलती तो भी मेरे पीछे पीछे तेज तेज चलने लगते। जैसे ही मैं रुकती तो वो भी रुक जाते। बस यही सिलसिला काफी देर तक चलता रहा कि अचानक एक लड़का उनमें से आगे बढ़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो गिरते गिरते बची। बस हाथ पकड़ने की देर थी कि अदील कहीं से
چیل کی مانند ان پر ٹوٹ پڑا، ان کی جتنی ہو سکتا تھا پٹائی کرنے لگا، مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ بیچارے معافیا مانگنے لگے، لیکن کہاں کوئی غصہ کم ہونے والا تھا۔ ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ اس زور سے مارے کہ خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گرم اور جوان خون دیکھتے ہوئے میرا آسان خطا ہو گئے۔ خون زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بہت سارے عجیب و غریب سی مخلوق وہاں جمع ہو گئی۔ وہ کسی اور دنیا کے لگتے تھے۔ وہ اس خون پر جھپٹ پڑے اور اس خون کو چاٹنے لگے۔ میرا دل خراب ہونے لگا۔ عدیل مجھے جلدی سے گھر چھوڑ گیا۔ اپنے دروازے پر پہنچ کر میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل بہت زیادہ خراب ہونے لگا، کیونکہ عدیل بھی وہ خون چاٹنے میں مصروف تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا کہ یہ بھی ایک جن زادہ ہے۔ اف میرے خدایا، یہ سب کچھ کیا کر بیٹھی ہوں؟ ایک جن زادے سے محبت کر لی ہے؟ یہ سب کچھ میں نے کیا کیا؟ میں گھر میں بہت گھبراہٹ کے عالم میں داخل ہوئی۔ اماں ابا بیچارے ہمیشہ کی طرح میری فکر میں گھلنے لگے۔ میں نے اسی ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، لیکن وہ فیصلہ ہی مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ وہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، بس میرے اس فیصلے کی دیر تھی کہ شام کے وقت میں پارک میں واک کے لیے گئی کہ پھر گھر واپس ہی نہیں آ سکی۔ میں کسی اور دنیا میں جا چکی تھی۔ ابا کو ہمیشہ کی طرح مجھ پر یقین تھا، لیکن محلے والوں کی عجیب و غریب سی باتیں بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ میں پارک میں واک کر رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جس بینچ پر میں آ کر بیٹھی وہاں پر عدیل بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، میں بھی ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک انسان ہوں، اور انسانوں اور جنات کی آپس میں کبھی بھی شادیاں نہیں ہوتی۔ میں نے اسے چیخ کر بتاتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا؟ وہ مجھ سے بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ بس مجھے علم ہے نا کہ ایسا نہیں ہوتا، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر آنے لگی، لیکن مجھے ایسے لگا کہ میرے ارد گرد چکر بڑا جنگلہ آن گرا ہے۔ میں نے بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں اس پنجرے میں قید ہو چکی تھی۔ اس کے ایک حکم سے بہت سارے جنات میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ میں اب بالکل بھی نہیں بچوں گی۔ عدیل اپنی اصلی شکل میں آ چکا تھا۔ اس کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی تھی جس پر خون کے بہت سارے دھبے تھے۔ جب میں نے اس کھوپڑی کو غور سے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کھوپڑی کسی اور کی نہیں بلکہ آنسا مریم کی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ لیکن یہ کھوپڑی اس کے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ یہ لڑکی میرے پیچھے پاگل تھی۔ میں نے اس کو بتایا بھی تھا کہ میں ایک جنزادہ ہوں، لیکن یہ نہیں مانی۔ بس پھر اس کی موت ہو گئی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن جب تم اپنے بھائی کے ساتھ اس کی موت کی خبر سن کر آئی تھی، میں بھی وہاں پر تھا۔ میں تم سے اسی لمحے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ میرا ٹھکانہ پہلے کوئی اور نیم کا پیڑ تھا، لیکن پھر میں نے تمہارے باپ کے کام میں اس قدر اضافہ کروا دیا کہ اس نے وہی گھر خرید لیا جس میں میرا بسیرا تھا۔ بس یہ سب کچھ تمہیں پانے کے لیے تھا۔ آج دیکھو تم میرے پاس ہو۔ نہیں نہیں نہیں، میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی ہوں، میں نے اسے روتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے میرے آنسوؤں پر ترس آ گیا۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے موم ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے آزاد کر دو، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں رتی برابر بھی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اسی لمحے میری نظروں میں اس کا جو مقام بنا میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ میری کوکنگ والی میم کے روپ میں مجھے چھوڑنے کے لیے گھر تک آیا اور ساری بات بتائی کہ سحر نے کوکنگ شو میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ بس اسے زندگی میں وہ سب کچھ کرنے دیں جو یہ چاہتی ہے، اسے کسی بھی کام سے نہ روکیں۔ میرے دل میں اس کے لیے جو مقام تھا وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں شادی کے بعد سعودی عرب شفٹ ہو گئی تھی، لیکن آج بھی میری ہر تکلیف میں وہ آگے آگے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔